Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और आज हम बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का कैसे करें आकलन, किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को निकाल सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी डाइट प्लान करोगे, मीन्स आप मान लीजिए कि आप डायटेटिक्स के फील्ड में जाना चाहते हो, आप एक डाइटिशियन बनना चाह रहे हो, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाह रहे हो, देन क्या होगा कि आपको डाइट प्लान करना होगा। और डाइट प्लान करते समय आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पेशेंट यानी किसी भी रोगी को या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान है तो उसको जो है कितनी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, कितने प्रोटीन की जरूरत है, कितने फैट की जरूरत है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है उसको उसी के अनुसार डाइट दे सकते हो। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेकर के आती हूँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल है और एग्जाम के अलावा भी अगर आप जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, नेट, एलटी, जिसकी भी जो भी होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं, गृह विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं डिस्कस कर रही हूँ और पहले भी कर चुकी हूँ, वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फिर चलिए फिर आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी पर्सन है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, अभी हम कोई पेशेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान की अगर आपको डाइट प्लान करनी है यानी कि कैलकुलेट करना है कि उसको कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट देना है, तो फिर आपको एक चीज जाननी होगी, कैलोरी अगर आपको पता है उसकी कि उसको कितनी कैलोरी, टोटल कैलोरी उसको कितनी देनी है, देन आप आसानी से निकाल सकते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जैसे मान लीजिए यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एक नॉर्मल, एक सामान्य महिला है, ठीक, यहां पर हम महिला का ही एग्जांपल ले रहे हैं, विमेन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सामान्य महिला है जिसे कि हम मान लीजिए अप्रॉक्स हम 2000 कैलोरी, ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा, इसलिए 2000 किलो कैलोरी उसे टोटल जो ऊर्जा देनी है, एनर्जी यानी कैलोरी देनी है, उसे टोटल 2000 किलो कैलोरी देनी है। अब आपको यहां पर चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो सबसे पहले देखिए, प्रोटीन अगर हमें निकालना है, प्रोटीन तो एक तो प्रोटीन आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर आप इसको, इस महिला का वेट पता है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका वेट है, मान लीजिए अप्रॉक्स हम मान रहे हैं, इसको एग्जैक्ट मत मानिएगा, मान लीजिए कि इसका हमने वेट मान लिया कि 50 केजी है, ठीक है, 50 केजी है। तो फिर अगर 50 केजी है इसका वेट, तो आप सिंपली इसको 50 को 0.8 पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है इनटू कर करके निकाल सकते हो। एक तो ये इजी स्टेप हो गया, ठीक है। 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होती है, पहले 1 ग्राम थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पर 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन देना होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। तो आप इसको इंटू कर सकते हो, यहां पर आ जाएगा 0, 8 पंचे 40, 40 आ गया, और यहां पर एक ये पॉइंट लगा करके ये हट गया, ठीक है, यानी कि 40 जो है आपको देना है, 40 ग्राम, ये ग्राम में होगा, यानी कि 40 ग्राम प्रोटीन आप उसको दे सकते हो, ठीक है। अगर वेट इतना है, अगर मान लीजिए उसका आपको वेट वगैरह नहीं पता है, ठीक है, मान लिया हमने कि उसका वेट नहीं पता है, आपको सिर्फ यहां पर कैलोरी के बारे में पता है कि 2000 कैलोरी हमें देनी है। तो अब आप क्या करोगे कि जब प्रोटीन कितनी देनी होती है, इसके लिए आपको परसेंटेज पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल कितना परसेंटेज देना चाहिए किसी भी इंसान को रोग से बचाने के लिए, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति भी अपना जो है डाइट प्लान करवाता है, अब तो जो है लोग करवाने लगे हैं जो अवेयर हैं अपने डाइट को लेकर के। तो फिर अगर उनको बचाना है रोगों से,
तो फिर उनको आप का जो प्रोटीन देना होता है वो लगभग 10 से 35% तक दे सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, सेडेंट्री हैं, मॉडरेट हैं, हैवी वर्कर हैं, क्या है, ये डिपेंड करता है। लेकिन एक नॉर्मल जो है आपका 10 से लेकर के 35% तक का उन्हें देना होता है प्रोटीन। तो अब 10 to 35 के बीच में हम 20 मान लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन को हम यहाँ पर जो ले रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए वो 20% ले रहे हैं, ठीक। अब 2000 कैलोरी है, 2000 ये किलो कैलोरी है, ठीक है। अब इसका 20% निकालना है हमें, 20% आप निकाल लो, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया? अब यहां पर 2 से इंटू कर लोगे आप तो आ जाएगा 400, यानी कि 400 किलो कैलोरी हमें देनी है उस महिला को प्रोटीन से, यानी कि प्रोटीन से जितनी किलो कैलोरी, यानी कि प्रोटीन से जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए 400 किलो कैलोरी। 2000 में 400 किलो कैलोरी हमें उसे प्रोटीन से देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आपको ये पता ही है, पहले भी हम बता चुके हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितना होता है, 4 किलो कैलोरी मिलती है ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आप इसको क्या करोगे, 400 को 4 से डिवाइड कर दोगे। अब देखिए ये जो 400 किलो कैलोरी है ये आपकी एनर्जी है, यानी कि प्रोटीन से जितनी एनर्जी मिल रही है वो आपकी है 400 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि हमें कितना प्रोटीन उसको देना है, ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हो। 400 किलो कैलोरी पता ही चल गया है। 1 ग्राम जो है 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो इसको आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, सिंपल सा 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 100। तो यहां पर आपको मिल गया 100 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। यहां पर आपको मिल गया 100 ग्राम प्रोटीन। अगर हम 20% निकाल रहे हैं तो ये 20% की बात है। अगर हमें 20% प्रोटीन देना है उसको तो हमने यहां पर 2000 का 20% निकाला, 400 किलो कैलोरी हमें मिल गई। और प्रोटीन हमें चाहिए ग्राम में, कितनी प्रोटीन देनी है, तो 4 से इसको हमने डिवाइड कर दिया और 100 ग्राम प्रोटीन यहां पर आ गई। ओके, अब यहां पर आप कैलकुलेट ये भी देख सकते हो ये सही है कि नहीं सही है। कैसे? क्योंकि देखिए 1 ग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन में कितना, 4 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है। अब यहां पर 100 ग्राम प्रोटीन है तो इसको 4 इंटू 100 अगर आप करोगे तो यहां पर 400 आ जाएगा, 400 किलो कैलोरी। देखिए अब आप कंफर्म हो गए कि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि 400 यहां पर आ रहा और 400 किलो कैलोरी यहां पर है। ओके, तो ये हो गया प्रोटीन की बात। किस तरीके से हम कितनी कैलोरी देनी है प्रोटीन से वो निकाल सकते हैं और कितना प्रोटीन देना है वो निकाल सकते हैं, अगर आपको सिर्फ एनर्जी पता है, टोटल किलो कैलोरी पता है तो। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा, फैट की वसा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। फैट वसा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखिए वसा क्या है। वसा का अगर कैलकुलेट करना है आपको तो या तो आप आरडीए से देख सकते हो, ठीक है। आरडीए आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कैलोरी से निकालना है तो सिंपल सा है, जैसे कि प्रोटीन था 10 to 35% देना था, वैसे जो फैट दिया जाता है वो 20 से 35% तक देना होता है, ठीक है। यानी कि फैट आपको 20 मिनिमम 20 देना होता है, 20 से लेकर 35% तक देना ही देना होता है। तो अब इसके बीच हमने 25% मान लिया, यहां पर जो हम दे रहे हैं फैट वो 25% दे रहे हैं। तो आपकी कैलोरी थी 2000, इसका हम 25% निकाल लेंगे, 25 चौको 100, ठीक है। अब इसको हम अगर यहां पर कट करते हैं तो आ जाएगा 4 पंचे 20 और ये आ गया। यानी कि जो 500 किलो कैलोरी है वो आपको किससे मिल रही है, फैट से देना है, ठीक है। 2000 में 400 किलो कैलोरी आपको प्रोटीन से देनी थी और 500 किलो कैलोरी आपको फैट से देनी है, यानी कि वसा से देनी है। ये हो गया। अब आपको ये पता है कि 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी मिलती है। तो जैसा कि प्रोटीन में था 4 किलो कैलोरी मिल रही थी तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया था। अब यहां पर 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरी मिल रही है तो ये आपको 9 से इसको डिवाइड कर दोगे,
ठीक है। अब 9 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, ठीक है, 9 पंजा ये आ जाएगा यहाँ पर 45, यहाँ बचेगा 5 और फिर आ जाएगा 45, यानी कि लगभग पॉइंट समथिंग आएगा 45, फिर यहाँ 5 बचेगा, फिर आप पॉइंट लगाओगे, फिर 0 बढ़ेगा, ये 55.5 आएगा। तो आप 55 कैलोरी यहाँ पर हम अप्रॉक्स मान ले रहे हैं। तो यानी कि आपको फैट कितना देना है, 55 ग्राम आपको फैट देना है, ठीक है। ये अप्रॉक्स है, यहाँ पर 55 ग्राम तो फिलहाल ज्यादा है, लेकिन अब 25% अगर हम 2000 दे रहे हैं तो 55 ग्राम जो है हमको देना है। हम 25% अगर हम ले रहे हैं तो 500 किलो कैलोरी हमें फैट से देनी है और 55 ग्राम हमें फैट देना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है कि कार्बोहाइड्रेट, तो सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट में आपको कुछ भी नहीं करना है। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट जो देना होता है वो उसका परसेंटेज होता है कार्बोहाइड्रेट का 45 से 65%, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टोटल किलो कैलोरी आपकी कितनी थी, टोटल देखिए यहाँ पर टोटल कैलोरी इक्वल कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट, यानी कि जो मुख्य रूप से ऊर्जा होती है, जो टोटल ऊर्जा देनी होती है किसी भी सामान्य इंसान को या फिर किसी भी रोगी को, पेशेंट को, तो आपकी वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को ही मिलाकर के वो टोटल कैलोरी होती है। क्योंकि और आपके विटामिन से, मिनरल से और किसी भी अदर चीज से इतनी कैलोरी नहीं मिलती है। तो मेन जो कैलकुलेशन होता है कैलोरी का, वो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो जो टोटल कैलोरी होती है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की कैलोरी के बराबर होती है। तो टोटल कैलोरी आपको पता है कितना, 2000 है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता नहीं है, लेकिन प्रोटीन आपको पता है। प्रोटीन से कितनी मिली थी कैलोरी, हमें मिल रही थी 400 और फैट से हमको मिल रही है 500। तो अब सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट आपको निकालना है, तो 2000 में से आप 400 प्लस 500 को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 4 9, यानी कि 900 कैलोरी है और यहाँ पर 2000 है। अब 2000 में से अगर 900 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 1100, ठीक है। 1100 बचेगा ना, आप एक बार काउंट करके देख सकते हो। 2000 में से अगर 900 जाएगा, एक मिनट मैं एक बार देख लेती हूँ सही है कि नहीं सही है। 0 0 10 में से 9 गया 1 1, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। तो एकदम सही है। यहां पर 1100 कैलोरी आ रही है कार्बोहाइड्रेट से, CHO से 1100 कैलोरी आ रही है। अब आपको यहां पर कार्बोहाइड्रेट ग्राम में निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 1100 को, एक मिनट, आप क्या कर सकते हो, 1100 आपको कार्बोहाइड्रेट से ही पता है कि 4 कैलोरी मिलती है, तो इसको 4 से आप डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 8 3 11, 30 बच रहा है यहाँ पर, 4 6 28, 7 को 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कि इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको देना है। कार्बोहाइड्रेट से कितना देना है, 275 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट आपको देना है। ये कार्बोहाइड्रेट निकल आया 275 ग्राम और 1100 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया। यहां पर आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और टोटल एनर्जी, इनमें से अगर आपको टोटल एनर्जी पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से 2 आपको पता है, ठीक है। 2 आप अगर निकाल लेते हो तो तीसरा आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बस केवल माइनस करना होगा, आपका निकल जाएगा। तो कि जो प्रोटीन है और फैट है वो इजी पड़ता है निकालने में परसेंटेज, तो आप वो निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन निकालो, फैट का माइनस करके निकालो। तो इस तरीके से तीनों में से आप 2 को कैलकुलेट कर सकते हो, तीसरा आप माइनस करके निकाल सकते हो टोटल कैलोरी में से। तो ये हो गया किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो किलो कैलोरी में हमें निकालना हो या फिर हमें ग्राम्स में निकालना हो, तो हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप बहुत ही
आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश की थी कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया किस तरीके से हम कैलोरी को काउंट करते हैं और ग्राम्स में किस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो चलिए फिर इसके आगे हम अब डिस्कस करते हैं कि हमने पढ़ाया था आपको कि जो उपचारात्मक आहार होता है, थेरापेटिक डाइट होती है, उसमें हमने बताया था आहार के प्रकार के बारे में, जिसने बताया था कि जो अस्पताल आहार होता है, हॉस्पिटल डाइट होती है, वो सामान्य होती है और संशोधित होती है, यानी कि नॉर्मल और मॉडिफाइड होती है। उसके बाद में जो मॉडिफाइड होती है उसमें भी तरल और नरम होता है, और तरल जो है उसमें भी अस्पष्ट तरल और पूर्ण तरल, यानी कि फुल फ्लूइड और दूसरा एक क्लियर फ्लूइड आती है, डाइट आती है। अब हम बात करते हैं सामान्य आहार की। उस दिन हमने जो इसको डिस्कस नहीं किया हुआ था, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सामान्य आहार क्या होता है, कितनी कैलोरी की जरूरत होती है, मतलब पोषक तत्वों की इसमें हम बात करेंगे, कितना कैलोरी, प्रोटीन, फैट की जरूरत होती है। सामान्य आहार, या फिर आप इसको कह सकते हो नॉर्मल और रेगुलर डाइट। ये जो है हॉस्पिटल के लिए है, यानी कि हॉस्पिटल में भी अब चूंकि हर पेशेंट, मतलब पेशेंट तो हर कोई होता है, ठीक है, लेकिन उसमें सबको तो हम जो है मॉडिफाइड डाइट नहीं देते हैं। ठीक है, अब जैसे जो पेशेंट पहले तो उनको मॉडिफाइड डाइट दी जा रही थी, लेकिन जब वो सही हो जाते हैं, यानी कि जब उनका जो काफी इंप्रूवमेंट हो जाता है, तब उनको भी सामान्य डाइट दी जाती है, सामान्य आहार। तो उस टाइम पर क्या देना होता है, उसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसे जब सामान्य आहार अस्पताल में उन रोगियों को दिया जाता है जिनकी जो उपचारात्मक स्थिति होती है, थेरापेटिक कंडीशन होती है, उसमें जो है कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद में लेकिन जो ऊर्जा दी जा रही है, उनको जो कैलोरी दी जा रही है, उसमें 10% की कमी की जाती है, यानी कि सामान्य आहार में 10% की कमी हम करते हैं। 10% की कमी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो बेड पर होते हैं, बेड पर लेटे हुए थे, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उनका जो एनर्जी है वो लॉस भी नहीं हो रहा है ज्यादा। तो इस वजह से जो भी एक नॉर्मल आ रहा है, जा रहा है, जैसे हम नॉर्मल बाहर निकल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, टहल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा जो होगा, हमारे से 10% जो एनर्जी उनको कम देनी होगी, क्योंकि वो बेड पर हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 10% की कमी की जाती है उनकी एनर्जी में, ऊर्जा में। यहां पर हम लिख देते हैं ऊर्जा में 10% की कमी करनी होती है। ठीक है, ये हो गया। अब जो सामान्य आहार इसमें देना होता है, जो कैलोरी और प्रोटीन देनी होती है, वो मैं यहां पर बता देती हूं कि कितना देना होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति को जो हॉस्पिटल में है, तो उसको दे सकते हैं हम 1600 से 2000 किलो कैलोरी, ये टोटल कैलोरी ये दे सकते हैं। और जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन 60 से 80 ग्राम तक प्रोटीन दिया जा सकता है उनको, 60 से 80 ग्राम तक प्रोटीन दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये तो जैसे इसकी बात हो गई, लेकिन अगर आप चाहो तो अगर उनका वेट आपको पता है तो उस पर कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर जो यहाँ पर 1600 से 2000 किलो कैलोरी दी है, आप उससे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक सामान्य आहार की बात है। अब जो जैसे सामान्य आहार जो दिया जा रहा है अस्पताल में, जो भर्ती रोगी हैं, उसके कई सारे लाभ भी हैं। ठीक है, उसके कई सारे फायदे भी हैं। अब क्या फायदा है, अगर यहां पर हम लाभ की बात करें, एक मिनट, फायदा यानी कि अगर हम उनके लाभ की बात करें कि कौन सा लाभ है इस आहार को देने का, तो एक तो है जो विशेष आहार पर नहीं होने से ये रोगी को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता है। पहला तो ये कि साइकोलॉजिकली उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि वो कोई मॉडिफाइड डाइट पर नहीं है, यानी कि जो आहार है वो आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है,
ठीक है, मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। जब आपको अच्छा खाना मिलता है तो आपको अच्छा फील होता है, आप खुश होते हो, हैप्पी रहते हो। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए कि आपको सुबह का नाश्ता अच्छा नहीं मिला, ठीक है, बहुत गंदा सा नाश्ता अगर आपको मिल गया, जैसे कि अक्सर हॉस्टल वगैरह में होता है, अगर आप लोग हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो या कहीं पर रूम लेकर के रह रहे हो, कहीं से टिफिन मंगा रहे हो, अगर उस दिन का खाना नहीं अच्छा होता या फिर ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं हुआ तो आपका मूड खराब हो जाता है और आपका पूरा दिन खराब चला जाता है। तो चूंकि ये मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भोजन हमारे लिए। तो अब विशेष आहार कोई नहीं दिया जा रहा है उनको, तो उनको ये फील होता है कि वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, उनको सामान्य आहार दिया जा रहा है, तो एक तो मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। दूसरा क्या होता है, पोषण में संतुलन होता है, क्योंकि अगर आप वो लिक्विड डाइट पर हैं या फिर मॉडिफिकेशन पर हैं डाइट की, तो फिर क्या होता है कि जो है उसमें हर एक जो वो नहीं मिल पाता है, क्या बोलते हैं, हर एक न्यूट्रिएंट पोषक तत्व उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है, लिक्विड होंगे तो उनको उस तरीके से प्रोटीन, एनर्जी तो मान लो मिल भी जाएगी, लेकिन प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें मिलने में प्रॉब्लम्स होती, फाइबर्स नहीं मिल पाते हैं। सॉरी। तो ये हो गया, पोषण में संतुलन बना रहता है सामान्य आहार की वजह से, और जो आहार की योजना करने में बहुत ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, उनको सामान्य आहार देना होता है तो कुछ सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो जाता है, और रोगियों के पसंद और नापसंद के अनुसार संशोधित करने में आसान होता है, यानी कि आप उनकी जो रोगी हैं, रोगी की पसंद और नापसंद के अनुसार आप जो है खाना बना सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संशोधन तो नहीं करना है, आप उनकी पसंद नापसंद के अनुसार जो भी सामान्य आहार है उसमें चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी हमें लिमिट है नहीं कि हमको इतना ही कैलोरी देनी है, इतनी ही प्रोटीन देनी है, इतना ही फैट देना है, इतना ही विटामिन मिनरल्स देना है। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य आहार का लाभ। चलिए अब बात करते हैं, लेकिन अब जैसे क्या क्या चीजें प्रतिबंधित करनी है। ठीक है, तो ये तो लाभ हो गया सामान्य आहार देने का, लेकिन ये चीजें तो चाहे वो सामान्य आहार हो या फिर मॉडिफाइड डाइट पर हो, दोनों को जो है प्रतिबंधित ही करना है, यानी कि नहीं देना है, या आप ये कह सकते हो रिस्ट्रिक्टेड या फिर अवॉइड करना है प्रतिबंधित आहार, या आप ये कह सकते हो रिस्ट्रिक्टेड डाइट और अवॉइडेड, मतलब जो उनको अवॉइड करना है या फिर जो रिस्ट्रिक्ट की जाती है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो जितने हुए तले हुए खाद्य पदार्थ हैं, तले हुए पदार्थ, जैसे कि तले हुए पदार्थ में आपके समोसा, पकौड़ी, प्यूरी, ये सब आ जाते हैं तले हुए खाद्य पदार्थ। और वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ, जैसे कि आपका हलवा हो गया और केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, तो इसमें क्या होता है कि वसा बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, तो ये भी नुकसान करता है। उसके अलावा शुगर तो होता ही होता है। फिर उसके बाद मसालेदार, ये तो सबको ही मना किया जाता है, चाहे वो सामान्य आहार पर हो, नॉर्मली भी ये चीजें मना की जाती हैं कि मसालेदार, तली भुनी और अधिक फैट वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए। जितना रिकमेंडेड फैट है उतना लेना चाहिए, और वो भी आपका जो अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि अच्छा होता है हमारे लिए, वो लेना चाहिए, ना कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट लेना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं संशोधित आहार की, यानी कि मॉडिफाइड डाइट की। एक मिनट, चलिए अब बात करते हैं संशोधित आहार की। संशोधित आहार, या फिर जिसे आप कह सकते हो मॉडिफाइड डाइट। ओके, अब इसकी बात करते हैं। सामान्य आहार की तो बात हो गई, अब मॉडिफाइड डाइट में आ जाता है आपका संशोधित आहार में, हमने बताया था कि तरल आहार आ जाता है। पहला तरल आहार, जिसे कि हम कहते हैं लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट, अब लिक्विड डाइट का मतलब है कि इसमें जो है आपको जैसे कि अगर जो पेशेंट है उसको फीवर की प्रॉब्लम है, ज्वर की प्रॉब्लम है, या फिर सर्जरी हुई है, ये कब दिया जाता है अभी हम आगे इसका डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है,
लिक्विड डाइट कब दी जाती है? जैसे कि किसी भी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो वो चूंकि मुंह से नहीं खा पा रहा है, उसको लिक्विड ही देना पड़ रहा है, जिससे कि उसके सिस्टम को बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, उसको डाइजेशन में उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए उसको ज्यादा काम ना करना पड़े। तो इस वजह से जो है उसको लिक्विड डाइट दी जाती है। या फिर फीवर है तो फीवर में भी लिक्विड की जरूरत होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जैसे जैसे पेशेंट सही होने लगता है उसके बाद में उसको ठोस खाद्य पदार्थ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये हो गया। अब तरल आहार में हम जो पहले आहार की बात करेंगे वो है अस्पष्ट तरल आहार, जिसे कहते हैं क्लियर लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट। अब अस्पष्ट जो तरल आहार है उसमें अब जो ऐसे खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ प्रदान किए जाते हैं जो कि कमरे के तापमान पर एकदम अस्पष्ट हो और तरल हो। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अस्पष्ट का मतलब है इसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं होगा। क्या होगा? इसमें कोई भी फाइबर या अवशेष नहीं होगा। नो रेजिड्यू। रेजिड्यू मीन्स जो अवशेष बच जाता है, कोई भी अवशेष या कह सकते हो आप रेशा, ठीक है, कोई भी नहीं होगा। यानी कि सिर्फ लिक्विड होगा, उसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद में ये दिया कब जाता है अगर बात करें हम, तो एक तो अगर बहुत लंबे समय तक कोई लंबा मतलब बहुत लंबी ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चलने वाली है, यानी कि दीर्घकालीन जो रोग है उसमें दिया जाता है। दीर्घकालीन रोग है यानी कि जो जल्दी से नहीं सही होने वाला है, जो क्रॉनिक डिजीज है उसमें दिया जाता है। उसके अलावा सर्जरी में देना होता है, या मान लीजिए किसी को नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, जिसे कि मतली बोलते हैं, मछली, या फिर आप इसको कह सकते हो नोजिया इंग्लिश में। ठीक है, नोजिया की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, उल्टी हो रही है, ठीक है, वॉमिटिंग में दे सकते हैं इनको। ठीक, कब कब दिया जाए मैं बता रही हूं। एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है। एनोरेक्सिया अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि एनोरेक्सिया क्या होता है। ये लैक ऑफ एपिटाइट होता है, यानी कि जब भूख नहीं लगती है, भूख ना लगना, लैक ऑफ एपिटाइट को एनोरेक्सिया बोलते हैं। यानी कि भूख ना लगना, भूख में कमी को एनोरेक्सिया बोलते हैं। उस टाइम पर जब ऐसे भूख नहीं लग रही तो उसमें भी अस्पष्ट तरल आहार दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। डिहाइड्रेशन के टाइम पर, यानी कि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन या फिर आप इसको बोल सकते हो निर्जलीकरण, इस टाइम पर भी दिया जाता है। इस टाइम पर तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, और लेकिन ठीक है, ये तो दिया जाता है। कब कब दिया जाता है ये हमने बता दिया। लेकिन अब क्या होता है, जो अस्पष्ट तरल आहार दिया था इसमें एक कमी होती है। वो क्या है कि इसमें जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं उनकी कमी होती है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, क्योंकि सिर्फ कोई रेजिड्यू नहीं है, कोई फाइबर उसमें है नहीं, कोई भी सॉलिड पार्टिकल उसमें नहीं है, तो क्या होगा, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी कमी रहती है। सिर्फ उनको एनर्जी मिल सकती है, उनको लिक्विड मिल रहा है, ठीक है, ये मिल सकता है, लेकिन उसमें ना ही कोई वसा है और ना ही कोई प्रोटीन है। तो हम यहां पर बात करते हैं कि उनको इससे कैलोरी कितनी मिलती है। जो अस्पष्ट तरल आहार दिया जाता है उससे 400 से 500 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, अस्पष्ट तरल आहार से। प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता है, आप कह सकते हो नगण्य प्रोटीन, या फिर अगर होगा भी तो बहुत ही कम, बिल्कुल नामात्र। नगण्य प्रोटीन और नगण्य वसा मीन्स ना के बराबर प्रोटीन होगा और ना के बराबर वसा होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें लगभग 100 से 120, चूंकि कैलोरी है तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही ज्यादा कैलोरी दी जाती है।
तो 400 से 500 किलो कैलोरी ऊर्जा दी जाती है जो अस्पष्ट तरल आहार दिया जाता है, और उसे 100 से 120 तक कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। लेकिन प्रोटीन और वसा की बात करें तो वो नहीं होता है। ठीक है, ये अस्पष्ट तरल आहार की बात हो गई। अब इसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं तो वो हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से भोज्य पदार्थ उनको दिए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं, जिसे कि हम हिंदी में अगर कहें तो अनुशंसित भोज्य पदार्थ, अनुशंसित या फिर रिकमेंडेड। ठीक है, ये हो गया। अब कौन कौन सा देना यहां पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अस्पष्ट सूप देते हैं। सूप में आपने देखा होगा कोई भी उसमें वो नहीं होता है, रेजिड्यू नहीं होता है। सूप हो गया। कॉफी, चाय, अच्छा जो कॉफी और चाय दी जा रही है उसमें लेकिन बिना दूध के देना होता है। जो भी अगर पेशेंट को देना होता है तो कॉफी चाय जो दी जाती है वो बिना दूध के देनी होती है। उसके बाद में हो गया फलों का रस, लेकिन इसमें बिल्कुल भी रेजिड्यू नहीं होता है। जो रस दिया जाता है इसको छान करके दिया जाता है। फलों का रस जो होता है वो छना हुआ होता है। जैसा कि हमने बताया कि अस्पष्ट तरल है तो इसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं होना चाहिए। और आपका नारियल पानी, जो भी मैं बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। जौ का पानी, जिसे कि बार्ले वाटर बोलते हैं, जौ का पानी या फिर इसको बार्ले वाटर बोला जाता है, ये भी बहुत दिया जाता है पेशेंट को। और ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोज पानी। ठीक है, इतने जो है। और हाँ, एक और है, दाल का पानी भी दे सकते हो छान करके। दाल का पानी, या फिर जब दाल बनाई जाती है जो ऊपर जो पानी आता है तो वो तो बिल्कुल लिक्विड ही रहता है, स्पष्ट रहता है, उसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं होता है, वो आप दे सकते हो। तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपके अस्पष्ट तरल आहार में आती हैं, इतनी चीजें दी जा सकती हैं। ओके, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं पूर्ण तरल आहार की। पूर्ण तरल आहार, अस्पष्ट की बात हो गई। पूर्ण तरल आहार जिसे कि फुल लिक्विड डाइट कहते हैं, फुल लिक्विड डाइट। अच्छा, तो चलिए, हाँ ये हो गया। अब अगर हम पूर्ण तरल आहार की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो पूर्ण तरल आहार होता है वो जो है, क्योंकि मौखिक आहार ही मुंह से ही दिया जाता है, पूर्ण तरल आहार होगा। अस्पष्ट तरल आहार था तो उसका क्या है कि आप जो है मुंह से भी दे सकते हो, अगर वो लेने में समर्थ है, कैपेबल है तो मुंह से भी दिया जा सकता है। अदरवाइज जो है जो ट्यूब के द्वारा भी अस्पष्ट तरल आहार को दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कोई भी फाइबर होता नहीं है, तो इस वजह से कोई भी रेजिड्यू नहीं होता है, तो उसको ट्यूब के माध्यम से भी दिया जा सकता है। जो पेशेंट मुंह से नहीं ले सकते हैं उनको ट्यूब के माध्यम से दिया जा सकता है। अब पूर्ण तरल आहार की बात करें तो ये आहार जो स्टार्ट किया जाता है तो मौखिक आहार को ही आरंभ करने मतलब किया जाता है। इसमें सबसे पहले अस्पष्ट तरल आहार, जैसे कोई भी पेशेंट है और मान लीजिए उसकी सर्जरी हुई है तो क्या होता है, सबसे पहले अस्पष्ट तरल आहार दिया जाता है, पहला फेज ये होता है। उसके बाद जैसे उसके थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है तब पूर्ण तरल आहार पर आते हैं, फुल लिक्विड डाइट पर आते हैं, ये दूसरा चरण होता है। ठीक है, वो आपका पहला चरण था अस्पष्ट तरल आहार देना, ये दूसरा चरण कह सकते हो आप, क्योंकि जैसे थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा तब पूर्ण तरल आहार दिया जाता है। अब इसके बाद में चलिए, अब ये कब कब दिया जाता है इसमें, इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ऑपरेशन में, अगर किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है तो उसमें दिया जाता है, ऑपरेशन में हो गया। दूसरा हो गया डायरिया की अगर प्रॉब्लम है
उस टाइम पर दिया जा सकता है, इसको पूर्ण तरल आहार दिया जाता है। इन्फेक्शन में, यानी कि संक्रमित है अगर कोई व्यक्ति, कोई भी संक्रमण है तो उस केस में दिया जाता है। और या फिर गंभीर रूप से बीमार है, ठीक है, गंभीर रूप से अगर बीमार है तब ये दिया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए उसके कोई जो जठरांत्र है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर सूजन है तब उस केस में इसको दिया जा सकता है। यानी कि जी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जठरांत्र बोलते हैं, अगर इसमें सूजन आ गई है, ठीक है, तो उस केस में भी पूर्ण तरल आहार यानी कि फुल लिक्विड डाइट दी जाती है। ओके, तो ये हो गया कि कब कब देना है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें देनी है, ठीक है। अच्छा, पहले हम बता देते हैं इसमें कैलोरी के बारे में, जो दी जाती है कैलोरी कितनी मिलती है। तो ये जो खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं उसमें 1200 किलो कैलोरी लगभग मिल जाती है इनको। प्रोटीन भी मिल जाता है 35 ग्राम, क्योंकि इसमें रेजिड्यू रहते हैं। 35 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। और लेकिन इसमें फाइबर अभी नहीं मिल रहा है उनको। फैट भी मिल जाएगा, ठीक है, फैट भी मिल जाएगा, लेकिन अगर जो हम 1200 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, 35 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है, लेकिन फाइबर अभी कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी ये की रेजिड्यू तो है इसमें, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब चलिए तो फिर इसमें बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन सा खाद्य पदार्थ दिया जाता है। कौन कौन सा खाद्य पदार्थ इसमें दिया जाता है। चलिए, भोज्य पदार्थ जो इनमें प्रोवाइड किए जाते हैं, अनुशंसित यानी कि रिकमेंडेड है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक तो आप दाल का सूप दे सकते हो, अब यहां पर छानने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, फुल लिक्विड है। दाल का सूप दे सकते हो, मिल्क शेक दे सकते हैं, और भी शेक आप दे सकते हो, मिल्क शेक दे सकते हैं। उसके अलावा दूध दे सकते हैं, सब्जी का रस दे सकते हैं इन पेशेंट को जिन्हें जो फुल लिक्विड डाइट पर हैं, ठीक है। दूध है, सब्जी का रस है, कस्टर्ड दे सकते हो आप, आइसक्रीम कि ये लिक्विड हो जाता है, ठीक है, ये इतना हार्ड तो होता नहीं, सॉलिड नहीं कह सकते हैं, तो ये दे सकते हैं। और जो मक्खन युक्त भोजन दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको वसा की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, तो ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा फैट को जो है वो किया जाता है, प्रतिबंधित किया गया है, तो उस केस में नहीं, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति है तो उसको जो है दिया जा सकता है, क्योंकि जब फुल लिक्विड डाइट तभी दी जाती है जब उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, तो मक्खन युक्त भोजन भी दिया जा सकता है। ओके, ये हो गया पूर्ण तरल आहार के बारे में, क्या क्या चीजें हमें, किस केस में ये दिया जाता है और कौन कौन से भोज्य पदार्थ देने हैं हमें, और कितनी कैलोरी और प्रोटीन लगभग इस खाद्य पदार्थ से मिल जाती है। ओके, अब ये जो होता है इसमें भी बहुत ज्यादा उनको चबाने की जरूरत नहीं है, निगलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पचाने में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ये सब नहीं कर सकते, ना निगल सकते हैं, ना चबा सकते हैं, और ना ही पचा सकते हैं, असमर्थ होते हैं उसमें, तो उस केस में जो है ये डाइट दी जाती है, ठीक है, फुल लिक्विड डाइट। तो ये सेकंड स्टेज होता है, पहले स्पष्ट तरल आहार से स्टार्ट किया जाता है, जैसे इंप्रूवमेंट थोड़ा सा होता है तब जो है फुल लिक्विड डाइट दी जाती है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद में जो हमें बताना है वो है नरम आहार। ये भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं नरम आहार के बारे में। नरम आहार, लिक्विड डाइट तो हमने डिस्कस कर ली, और नरम आहार जिसे कि हम सॉफ्ट डाइट कहते हैं, ठीक है। अब जो नरम आहार है ये आप तीसरे स्टेज बोल सकते हो, ये थर्ड
स्टेज होता है या फिर चरण है। पहले आपने अस्पष्ट दिया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, तब आपने लिक्विड डाइट देना स्टार्ट किया, यानी कि फुल लिक्विड डाइट दिया। अब थोड़ा सा जब और इंप्रूवमेंट होता है तो आप उन्हें नरम आहार देते हो, सॉफ्ट डाइट देते हो, यानी कि अब थोड़ा सा वो पचाने में समर्थ हैं, चबाने में समर्थ हैं, पचाने में समर्थ हैं, तो अब आप जो है उनको नरम आहार देना स्टार्ट करते हो। लेकिन मसाले बहुत ही कम मात्रा में देने होते हैं इस आहार में, बहुत ही कम रेशा होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का जो है आपको आहार इसमें देना होता है नरम आहार में। अब नरम आहार की अगर हम बात करें तो ये तो एक तो सबसे पहली बात ये पौष्टिक होता है, क्योंकि अब इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा और विटामिन भी मिल जाएंगे और मिनरल्स भी मिल जाएंगे, तो पौष्टिक होता है। और दूसरा ये पर्याप्त आहार होता है, जितनी कैलोरी प्रोटीन चाहिए वो इससे मिल सकती है, ठीक है। पौष्टिक होता है और पर्याप्त होता है। दूसरा, अब पचाने में आसान होता है, सॉफ्ट होता है तो पचाने में आसान होगा, ठीक है। इसके अलावा कम रेशा युक्त रहता है, जैसा हमने कहा कम रेशा युक्त इसमें दिया जाता है जो सॉफ्ट डाइट होती है। उसके अलावा इसमें जो मसाला होता है वो बहुत ही हल्का यूज करना होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट डाइट का हो गया। अब बात करते हैं ये देना कब होता है। तो अगर हम बात करें तो जैसे सर्जरी के बाद देना होता है, यानी कि थर्ड स्टेज। तुरंत तो आप अस्पष्ट दोगे, फुल लिक्विड दोगे, लेकिन उसके बाद में जो तीसरा चरण है वो उसमें आप जो है ये सॉफ्ट डाइट दोगे। सर्जरी के बाद दे सकते हैं, तीव्र संक्रमण है तब दे सकते हैं। इसके अलावा पेट संबंधी कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तब दिया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पर पेट संबंधी प्रॉब्लम है दे सकते हैं। या फिर अगर चबाने में असमर्थ है, अभी भी सॉलिड नहीं चबा पा रहा है कोई व्यक्ति, तब भी इसको दिया जा सकता है, चबाने में असमर्थ है तो, ठीक है। तो इस टाइम पर ये दे सकते हैं। ये हो गया कब कब दे सकते हैं। अब इसमें अगर हम कैलोरी की बात करें और प्रोटीन की बात करें तो लगभग जो इससे कैलोरी मिलती है वो 1500 किलो कैलोरी मिल जाती है। और प्रोटीन की बात करें तो लगभग 35 से 40 तक प्रोटीन मिल जाती है, ठीक है। और पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिल जाता है और खनिज तत्व भी मिल जाते हैं, विटामिन और खनिज तत्व, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। या जैसा कहा जाता है कि अगर आप एक जो है बैलेंस डाइट ले रहे हो, संतुलित आहार अगर आप ले रहे हो अकॉर्डिंग टू RDA, अकॉर्डिंग टू फूड ग्रुप्स, देन क्या होता है, आप जो विटामिन और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है आपकी, वो आपकी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। उसे आपको अलग से विटामिन और मिनरल्स की लेने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हीं डाइट से जो आप आहार ले रहे हो उन्हीं से आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज तत्व तो मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट डाइट है इससे भी आपको पर्याप्त विटामिन और खनिज तत्व तो मिल जाते हैं, जो कि आपको अस्पष्ट से और आपका जो फुल लिक्विड यानी कि पूर्ण तरल आहार से नहीं मिल पा रहा था, इससे मिल जाता है। अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि जो खाद्य पदार्थ इसके अंदर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। तो एक तो आपका ब्रेड आ सकता है, इसमें ब्रेड हो गया, बिस्किट जो भी सॉफ्ट है, ठीक है, वो आप दे सकते हो। ब्रेड, बिस्किट, सूजी का हलवा दे सकते हो, दलिया दे सकते हो, ठीक, यानी कि आप अच्छे से पकाकर भी इसको सॉफ्ट कर सकते हो। दाल दिया जा सकता है, सूप दिया जा सकता है, लिक्विड नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा बना करके आप दे सकते हो। खिचड़ी दी जा सकती है, ठीक है, दही दे सकते हो आप, पनीर दे सकते हो, प्रोटीन भी रहता है इसमें, अंडा दिया जा सकता है, ठीक है। सब्जियां, मिक्स्ड वेजिटेबल दे सकते हो, सॉफ्ट अच्छे से पका करके दे सकते हो। फल जैसे कि केला हो गया, ये दिया जा सकता है जो सॉफ्ट हो। केक भी दिया जा सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया है, तो अब बहुत ही आप फैट वाला, अधिक फैट वाला नहीं दे सकते हो, लेकिन हाँ दिया जा सकता है थोड़ा बहुत। केक है, खीर है, तो ये सारी चीज कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि आपको इसमें दे सकते हो। लेकिन अभी क्या क्या चीजें वर्जित हैं
यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, वर्जित कौन कौन सी चीजें वो भी मैं बता देती हूं। अभी आपको साबुत अनाज नहीं देना है क्योंकि वो हार्ड होते हैं, ठीक है, साबुत अनाज अभी नहीं देनी है। दालें कम, यानी कि उसका जो है सूप बना करके अधिक पका करके दे सकते हो, लेकिन साबुत नहीं दे सकते हो, ठीक है। तले खाद्य पदार्थ नहीं देने हैं। और जो है पेस्ट्री है, जैसे केक का हमने बताया था, तो थोड़ा बहुत ऐसा दे सकते हो, कम फैट वाला दे सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। डेजर्ट बहुत अधिक नहीं देना है क्योंकि शुगर बहुत अच्छा होता, उसमें अधिक होता है। कच्ची सब्जियां नहीं देनी है अभी क्योंकि सॉफ्ट डाइट पर है, तो कच्ची सब्जियां नहीं देनी है। और जो है सलाद अभी नहीं क्योंकि उसमें आपके कच्चे वेजिटेबल्स ही रहते हैं। मसालेदार अभी नहीं देना है, बहुत ही हल्के मसाले का यूज आप कर सकते हो, बहुत अधिक मसाले का नहीं देना है। और अचार भी नहीं देना है, मसालेदार भी होता है, तेल भी होता है, नमक भी अधिक होता है, इस वजह से इन चीजों को आपको अभी भी नहीं देना है। ओके, तो ये हो गया। एक और आपको बताना है कि एक होती है मैकेनिकल, जिसे कहते हैं मैकेनिकल डाइट, ये लास्ट है, आपको मैं बता देती हूं। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको आप कह सकते हो यांत्रिक नरम आहार। यांत्रिक नरम आहार, ठीक है। अब ये कौन सी डाइट ये होती है, तो अगर ये जो डाइट होती है, मतलब मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट का मतलब है जो कि चबाने में आसानी के लिए इसमें संशोधन किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये स्पेशली जो मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट दी जाती है, ये जो है किस स्थिति में दी जाती है, खराब दांत की स्थिति में, यानी कि दांत सही नहीं है उस टाइम पर ये दी जाती है, क्योंकि ये स्पेशली उसी टाइम पर मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट दी जाती है, खराब दांत की स्थिति में, या फिर मान लीजिए दांत है ही नहीं, दांतों के ना होने पर, दांतों का ना होना, इस टाइम पर यह दिया जाता है। और कब दिया जाता है, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के टाइम पर भी दिया जाता है। मान लीजिए मुंह की सर्जरी हुई है तो उस टाइम पर भी ये नहीं दिया जाता है। यानी मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट का मतलब है कि चबाने में आसानी के लिए ही केवल इन डाइट को जो सॉफ्ट डाइट होता है उनका संशोधन किया जाता है। डाइट का जब संशोधन किया जाता है स्पेशली चबाने में आसानी के लिए, तो उसको मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट कहते हैं, जो कि मेनली आपके मुंह से संबंधित होता है। जब भी खराब दांत की स्थिति है या फिर दांत नहीं है या फिर शल्य चिकित्सा हुई है तो उस टाइम पर ये दी जाती है। ओके, चलिए, तो फिर ये हमारा जो टाइप्स ऑफ आहार था ये खत्म हुआ। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे आहार विधियां, जो डिफरेंट कई सारी आहार विधियां हैं, तो वो हम अच्छे से इसको जो है डिस्कस करेंगे कि पैरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आज हमने आहार के प्रकार के बारे में पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप जो है इसको अच्छे से बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा, जिससे कि और समझ लीजिएगा। नोट डाउन भी कर सकते हो आप अगर चाहो तो, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चाहो आप, चाहे नोट डाउन कर लो, चाहे आप जो है इसको किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलिए, तो अब हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस की हुई हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। और अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर नहीं किया हुआ है तो उनके साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिल सके। जो भी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं वो चीज, उसके बारे में भी उनको जो है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके, वो भी पढ़ सके, वो भी तैयारी कर सके। और अगर आप नए हो, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आएंगे जो भी आपके सिलेबस से होंगे।
ठीक है, और एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाएंगे जिससे कि आप एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लो। चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज और बतानी थी कि अगर आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए देन आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर अगर आप अभी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो हम यहाँ पर यूट्यूब पर शेयर करते हैं, वो आपको वहां पर भी वीडियोस मिल जाएंगे। उसके साथ साथ में अगर आपको चाहिए नोट्स देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। उसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें होती हैं जो कि हम यहाँ पर नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मेरे साथ जुड़ोगे उतना ही हम उस पर एक्टिव हो पाएंगे और आपके साथ में शेयर कर सकेंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को। चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।